बात रामचरितमानस, जिस पर एसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान को लेकर जो बवंडर शुरू हुआ था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इस ग्रंथ के खिलाफ जहरीली सियासत आखिर क्यों की गई? रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट। स्वामी प्रसाद मौर्य जी, रामचरितमानस को लेकर के जो बयान आप दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसको प्रतिबंधित किया जाए। क्या आधार है जिसके आधार पर ये कह रहे हैं कि इसको प्रतिबंधित किया जाए? मैं देखिए, 2 चीजें। आज भारतीय संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा ग्रंथ है। वो सबको समान अधिकार देता है, किसी के साथ कोई भेदभाव का स्थान नहीं, और धर्म मानव कल्याण के लिए होता है। कोई भी धर्म किसी को अपमानित करने के लिए बिहार से शुरू हुआ रामचरितमानस विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ये विवाद बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक आ गया है। पहले विवादित बयान दिया गया और अब अपमान किया जाने लगा है। लखनऊ में रामचरितमानस की प्रतियां चलाई गई, जिसके बाद लगभग 1 दर्जन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लखनऊ के पीजीआई थाने में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं रामचरितमानस के अपमान पर नाराजगी बढ़ती जा रही है। लखनऊ में हिंदू महासभा की तरफ से प्रदर्शन किया गया। आक्रोशित लोगों ने समाजवादी पार्टी के महासचिव के खिलाफ रासुका लगाने की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान और रामचरितमानस की प्रतियां जलाए जाने को लेकर संत समाज में काफी नाराजगी दिख रही है। बहुत दुखद है कि जिस रामचरितमानस को हम लोग पूजा करते हैं, बहुत लोग पूजा करते हैं, और उसकी प्रतियां इनके कहने पर, स्वामी प्रसाद के बयान पर उसको जलाया गया है। ये बहुत दुखद है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य बोलना शुरू किया रामायण पर और उसके विरोध में, और अखिलेश चुप रहे, तो हमें पता चल गया कि ये साजिश है। और वहाँ से आशय है उनको, मतलब प्रश्रय मिल रहा है कि इस प्रकार से तुम बोलो। निंदा का विषय है कि सनातन धर्म भारत का मूलभूत सांस्कृतिक धर्म है, और उसकी विरासतों को यानी कि आध्यात्मिक धर्म ग्रंथों को जलाना कहीं ना कहीं यह जिहादी मानसिकता सपा की है। सपा कोई पार्टी नहीं बल्कि एक आतंकवादी संस्था है जो धर्म विरोधियों, देश विरोधियों को संरक्षण प्रोवाइड करवाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से कि मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय दंड संहिता में विधित 1860 295 ए के तहत तत्काल प्रभाव से ऐसे लोगों पर कार्यवाही नहीं किया गया तो हम सभी साधु संत अयोध्या से संपूर्ण सनातनी समाज के लिए लेकर अयोध्या से आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। हंगामा होने के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने बयानवीर का कुछ पर कतरेंगे, लेकिन पर कतरना तो दूर, उल्टे स्वामी प्रसाद मौर्य को महासचिव बना दिया गया, जिसके बाद बीजेपी ने जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जब इस मामले को लेकर चौतरफा वार हुआ तो वो नरम पड़े और उन्होंने कहा कि भगवान राम और रामचरितमानस के खिलाफ वो नहीं है। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ। भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं है। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरे पत्रकार साथी, मैंने अपना स्टेटमेंट दिया, कहा है कि मुख्यमंत्री अगर योगी न होते, धार्मिक स्थान से वहां आए होते, तो शायद वो सवाल मैं न पूछता उनसे, लेकिन क्योंकि वो योगी भी हैं और धार्मिक स्थान से उठ करके सदन में आए हैं, वो बात मैं आपसे नहीं पूछूंगा। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो
क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की भी एंट्री हो गई। मायावती ने ट्वीट के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। रामचरितमानस के खिलाफ एसपी नेता की टिप्पणी को लेकर उठे विवाद और फिर उसे लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया के बावजूद एसपी नेतृत्व ने मौन साधे रखा। इससे साफ है कि दोनों दलों की मिली भगत है, दोनों पार्टियों की मिली भगत है, जिससे आने वाले चुनाव में जनता से जुड़े मुद्दों के बजाय हिंदू मुसलमान करके वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भले ही मुकदमा दर्ज हो गया है, गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, लेकिन सवाल ये है कि जहरीले बोल क्यों बोले गए, समाज को बांटने की कोशिश क्यों की गई, रामचरितमानस का क्यों अपमान किया गया। रामचरितमानस में भगवान राम की जिंदगी को लेकर लिखा गया है। भगवान राम, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, लोगों को जिनके आचरण का उदाहरण दिया जाता है, मगर सियासत के लिए नेता इसमें भी कमी ढूंढ लेते हैं और जब विवाद होता है तो सफाई देकर अपना पल्ला छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो रामचरितमानस पर जहरीली सियासत हो रही है, लेकिन ये विवाद क्या है इसके बारे में भी आइए आपको तफसील से जानकारी दे देते हैं, जिसमें सबसे पहले इस ग्रंथ को मुगल काल में तुलसीदास ने लिखा। ये रामचरितमानस का इतिहास है, इसे अवधी भाषा में लिखा गया था। रामचरितमानस, इस किताब को, इस ग्रंथ को हम सब ने पढ़ा है और उसके बाद विवाद शुरू होता है बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान के साथ। बिहार के शिक्षा मंत्री रामचरितमानस को लेकर एक बयान देते हैं। चंद्रशेखर सिंह, जिनका नाम इस ग्रंथ को उन्होंने दलित विरोधी कहा और ये कहा कि इसमें दलित विरोधी बातों का जिक्र है और ये भी कहते हैं कि शूद्र न पूजहु वेद प्रवीणा, इसे लेकर विवाद किया गया, यानी कि इस चौपाई को लेकर जो रामचरितमानस में लिखी गई है इसे लेकर विरोध किया और सिंह ने इस दोहे पर अपना ही एक अर्थ दे दिया, या ये कह लीजिए कि अर्थ का अनर्थ कर दिया अपने बयान के साथ। शिक्षित दलित पूजनीय नहीं, ये विवाद यहां से पैदा होता है और उसके बाद इस पर जमकर खूब सियासत होती है। अब जब इस पर एक्सपर्ट से बात की गई तो जानकारों ने कहा कि जो मंत्री जी की तरफ से व्याख्या दी गई है इस दोहे को लेकर वो सीधे सीधे गलत है। जो सदाचार नहीं करता वो पूजनीय नहीं, बल्कि ये कहा गया है। इसी तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के भी रामचरितमानस पर सवाल उठते हुए नजर आए और यह सिलसिला आगे बढ़ता रहा। दो ऐसे बड़े नाम जिन्होंने रामचरितमानस पर बयान दिया, ग्रंथ की आड़ में दलितों का अपमान किया गया, ये कहा स्वामी प्रसाद मौर्य ने। चित्रकूट में विरोध पर मौर्य और सिंह के खिलाफ उसके बाद कार्रवाई होती है और उनके खिलाफ केस दर्ज होता है। वहीं लखनऊ में हमने तस्वीरें देखी जब रामचरितमानस की प्रतियां जलाई गई और वो तस्वीरें सबने देखी। मौर्य समेत 10 लोगों पर इस मामले में केस दर्ज होता है, ये कार्रवाई की जाती है और 5 लोगों को उसके बाद गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अगर ये कहा जाए कि विवाद थम चुका है तो ये गलत होगा। रामचरितमानस का विरोध नहीं, ये कहा अखिलेश यादव ने इस पर क्लैरिफिकेशन देते हुए। तो कुछ इसी तरीके से ये टाइमलाइन रामचरितमानस और उससे जुड़े विवाद को लेकर नजर आई है। और बहरहाल इसी बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करेंगे। ये बड़ी खबर गुजरात से है, जहां पर रेप के मामले में आसाराम को दोषी करार दे दिया गया है। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया है। रेप केस में आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए हैं। साल 2001 में सूरत की लड़की से रेप का दोषी पाया गया। आसाराम के 7 और 7 लोगों को इस मामले में सजा सुनाई गई। आसाराम की कोर्ट में वर्चुअली पेशी की गई थी। फिलहाल जानकारी आपको दे दें कि जोधपुर जेल में आसाराम बंद हैं और ये बड़ी खबर, दोषी करार दे दिया गया है। आसाराम को रेप के मामले में साल 2001 में सूरत की एक लड़की ने आसाराम पर रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद वर्चुअली पेशी हुई सेशंस कोर्ट में और आसाराम के साथ साथ 7 लोगों को इस मामले में दोषी करार दिया गया। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने आसाराम के साथ 7 लोगों को इस मामले में रेप के केस में दोषी करार दिया है। ये बड़ी खबर, रेप के मामले में आसाराम को दोषी करार दे दिया गया है। 2001 का ये मामला, सूरत की लड़की ने रेप का आरोप आसाराम पर लगाया था, जिसके बाद तमाम जगह से आती हुई तस्वीरें हमने देखी थी। आसाराम के बचाव में भी लोग आने लगे थे और बाकायदा पूरा एक कैंपेन चलाया गया आसाराम को रिहा करने के लिए। और अब इस मामले में सेशंस कोर्ट की तरफ से आसाराम को दोषी करार दे दिया गया है।
मनीष देसाई हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, वर्चुअली पेशी हुई आसाराम की और सेशंस कोर्ट की तरफ से दोषी करार आसाराम को दिया गया, सजा और बाकी की डिटेल्स। बिल्कुल, देखिए ये 2001 में सूरत की 2 महिलाओं के साथ उन्होंने जो दुष्कर्म किया था, इसका मामला था। ये 2013 में प्रकाश में आया जब आसाराम के खिलाफ और कई मामले खुले। सूरत की उन 2 महिलाओं ने 2013 में आसाराम के खिलाफ दुष्कर्म की कंप्लेंट की थी और उसी सिलसिले में गांधीनगर सेशंस कोर्ट जो है उन्होंने आज ये बताया है कि इस पूरे मामले में आसाराम दोषित है और उनके सिवाय 7 और लोगों के खिलाफ भी याचिका दायर की गई थी। हालांकि इसमें आसाराम को दोषी पाया गया है और उनको जो है किस तरह की सजा होगी उस पर सुनवाई कल सुबह होगी। उस पर सुनवाई या सिर्फ सजा का ऐलान मनीष कल होगा? बिल्कुल, जो सजा का ऐलान है वो कल होगा और सुनवाई तो अब होनी नहीं है क्योंकि अब फैसला आ गया है, अदालत ने इसको दोषी पा लिया। और इसमें बाकी 7 लोग कुल मिलाकर आसाराम के साथ मनीष कौन कौन बताए जा रहे हैं, जरा पूरी तफसील के साथ जानकारी दें। गांधीनगर सेशंस कोर्ट में आज जब आसाराम की वर्चुअली पेशी हुई, कौन कौन सी दलीलें, कौन कौन से सबूत सामने रखे गए जिसके बाद आसाराम को दोषी करार दिया गया? देखिए, ये आज का ही प्रोसीजर नहीं है, काफी लंबे समय से 2013 में जैसे मैंने कहा इतने लंबे समय से ये मामला चल रहा था। सरकार की तरफ से 55 साक्षियों को इस दौरान जो है वो चेक किया गया और उसके बाद जो है आज गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने पाया कि भाई आसाराम और उनके साथ जो लोग थे वो दोषित है और इस मामले में पूरी जो उनकी सजा है उस पर कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। मनीष, अगर आप एक बार रिकॉल कर पाए, क्योंकि आपसे पहले जब ये बड़ी खबर मैं बता रही थी तो मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि कैसे आसाराम के बचाव में बाकायदा एक कैंपेन चलाया गया। फिलहाल जोधपुर की जेल में आसाराम बंद हैं और आज उनकी वर्चुअली पेशी हुई। 2001 का ये मामला प्रकाश में 2013 से आया, लेकिन लगातार हमने देखा कि 2013 के बाद से आसाराम के पक्ष में एक बड़ी संख्या में लोग उतरते हुए नजर आए और इसके लिए बाकायदा कैंपेन तक चलाया गया। देखिए, क्योंकि आसाराम एक धर्मगुरु के रूप में यहाँ पर काम करते थे, उनका एक बड़ा आश्रम चलता था और उनके हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में उनके अनुयायी थे, फॉलोअर्स थे, जो जिनको लगता था कि आसाराम ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते। और ये केवल यहाँ का मामला नहीं है, इनके खिलाफ जिस तरह के मामले चल रहे, 14 से अधिक मामले उनके खिलाफ चल रहे और जिसमें दुष्कर्म से लेकर उनके ड्रग ट्रैफिकिंग से लेकर उनकी दवाइयों के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। तो ये सारे मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं, इसमें से कई मामलों में वो दोषी पाए गए और अभी जोधपुर की जेल में वो और उनका बेटा दोनों जो है सजा काट रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मनीष, अब इसमें किस तरीके के डेवलपमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखिए पूरे मामले में जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मामला बहुत पुराना है और आज सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि इसमें जिरह हुई, लेकिन अगर मैं दलील की और बचाव पक्ष की बात करूं, उनकी तरफ से जो दलीलें सेशंस कोर्ट के भीतर दी गई, क्या आप उनको ब्रीफ कर पाएंगे? बिल्कुल, देखिए जो गांधीनगर सेशंस कोर्ट है उसमें इन्होंने बताया था, सबसे पहला तो ये मुद्दा उठाया था कि जब 2001 में इन महिलाओं के ऊपर कोई बलात्कार या ऐसा कोई भी दुष्कर्म हुआ था तो वो 2013 तक क्यों बाहर नहीं आई। सबसे पहला पॉइंट जो है उनके वकील का ये था। उसके बाद आसाराम जैसे व्यक्ति के ऊपर कोई उंगली उठाना बड़ी बात नहीं है, वो उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो सकता है। ये सारे ऐसे मुद्दे रखे गए जिसके कारण आसाराम को निर्दोष साबित किया जा सके, लेकिन जो सरकारी वकील थे उन्होंने 55 ऐसे साक्ष्य पेश किए जिसके आधार पर कोर्ट ने उनको दोषित पाया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, पहले ही आसाराम बलात्कार के एक दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, जो इस वक्त जोधपुर की जेल में बंद हैं और ऐसे में राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही थी। ऐसे में दोषी करार दे दिया गया है। इस मामले में भी आसाराम और उनके साथ कुल मिलाकर 7 लोगों को, जिस पर सजा का ऐलान कल हो जाएगा। इस खबर पर भारत 24 की नजर लगातार बनी है। विवादित बयान देने वाले केवल समाजवादी पार्टी में ही नहीं बल्कि दक्षिण में सत्ता चला रही डीएमके पार्टी में भी हैं। डीएमके के सांसद टीआर बालू ने मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। टीआर बालू ने कहा कि 100 साल पुराने 3 मंदिर तोड़े गए।
विवादों में घिरे डीएमके सांसद टीआर बालू। 100 ವರ್ಷ कोई नहीं सके। मंदिर तोड़ने की बात पर बीजेपी का अटैक। अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरे तमिलनाडु और डीएमके के वरिष्ठ नेता टीआर बालू एक बार फिर आलोचनाओं के घेरे में है। इस बार इसका कारण उनका एक वीडियो है। वायरल हो रहे वीडियो में वो कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने कई मंदिरों को तोड़ा है। मैंने 100 साल पुराने सरस्वती मंदिर, लक्ष्मी मंदिर और पार्वती मंदिर को तोड़ा है। ये तीनों मंदिर मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जीएसटी रोड पर थे। ये वीडियो तमिलनाडु बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने शेयर किया है और इसके जरिए उन्होंने डीएमके को निशाने पर लिया। डीएमके के लोग 100 साल पुराने हिंदू मंदिरों को गिराने में गर्व महसूस करते हैं। यही कारण है कि हम HR&CE यानी हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम को भंग करना चाहते हैं और मंदिरों को सरकार के चंगुल से मुक्त कराना चाहते हैं। वायरल हो रहा डीएमके नेता टीआर बालू का वीडियो मदुरई की एक जनसभा का बताया जा रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब टीआर बालू अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में रहे हों। कुछ दिन पहले भी वो विवादित बयान देकर चर्चा में आए थे। तब उन्होंने अपनी पार्टी के नेता और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को छूने वालों का हाथ काटने की धमकी दी थी। सियासत में बिगड़े बोल नया नहीं है, लेकिन आजकल धार्मिक भावनाओं को भड़काने को लेकर विवादित बोल ज्यादा सुने जा रहे हैं। राजनीतिक रोटियां सेकने वालों के लिए भले ही ये रास्ता आसान हो, लेकिन देश के सांप्रदायिक माहौल के लिए ये विवादित बोल बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। और इसी खबर के साथ अखंड भारत में फिलहाल रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर। आइए अब बात विदेश मंत्री की कुर्सी संभालते ही, जहां डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी शानदार डिप्लोमेसी से भारत के कद को और ऊंचा कर दिया। पर जब उनसे विश्व के सबसे बेहतरीन डिप्लोमेट का नाम पूछा गया तो जयशंकर का हिंदी में दिया गया जवाब सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। इसी की बात रिपोर्ट में करेंगे। आपको दिखाते हैं आज की दुनिया में हो रही हर उठापटक का समाधान कैसे भारत के अतीत में छिपा हुआ है। जरूर देखिए। आज भारत का लोहा पूरी दुनिया में माना जाता है। बात चाहे यूक्रेन युद्ध की हो या फिर आतंकवाद समेत ग्लोबल वार्मिंग की, हिंदुस्तान की राय और दखल हर मुद्दे पर निर्णायक असर डालती है। विश्व में भारत का डंका बजाने में बेहद अहम किरदार निभाने वाले विदेश मंत्री एस जयशंकर से जब दुनिया के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ का नाम पूछा गया तो उनके जवाब ने हर किसी को हैरान कर दिया। पुणे में अपनी किताब द इंडिया वे के मराठी अनुवाद भारत मार्ग के विमोचन के मौके पर जयशंकर ने कहा कि भारत के लोग कूटनीति और राजनीति पर विदेशी किताबों और स्टेट्समैन का उदाहरण देते हैं, लेकिन हकीकत में सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ यानी डिप्लोमैट तो अपनी धरती पर हुए श्री कृष्ण और हनुमान थे। के सबसे बड़े डिप्लोमैट कौन थे? मैं कहूंगा सबसे बड़े डिप्लोमैट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था। और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद। माने कैसे डिप्लोमैट निकले, माने ऑल पर्पस मल्टीपर्पस डिप्लोमैट। एस जयशंकर ने कहा कि दिए गए मिशन, हालात और कूटनीति के नजरिए से देखें तो हनुमान ने रामायण में मल्टीपर्पस डिप्लोमेसी की मिसाल पेश की। हनुमान न केवल माता सीता तक पहुंचे बल्कि लंका को भी जला डाला। में आज जो बेहतरीन 10 स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट हैं, उनमें से हर एक का उदाहरण महाभारत में मिल जाता है। श्री कृष्ण ने हालात को भांपते हुए धैर्य दिखाया और शिशुपाल को 100 बार माफ कर उसका खात्मा किया। किंतु जो कर्म फल की आशा से मुक्त होकर किया जाए वो अकर्म है। अर्जुन की दुविधा क्या थी? कंस्ट्रेनी थी कि वो इंटरडिपेंडेंट थे, इमोशनली इंटरडिपेंडेंट थे कि मैं अपने रिश्तेदारों के खिलाफ मैं कैसे लड़ाई करूं। पर वो भी वो फिजिकल मटेरियल इंटरडिपेंडेंस नहीं था, पर इमोशनल इंटरडिपेंडेंस था। या हम कभी कभी हम कहते हैं
अरे पाकिस्तान ने ये किया वो किया, चलो हम स्ट्रेटेजिक पेशेंस दिखाते। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का सबसे अच्छा उदाहरण जो है वो कृष्ण भगवान जिस तरीके से उन्होंने शिशुपाल को हैंडल किया कि 100 बार उन्होंने क्षमा किया, 100 बार। उसके बाद आपको पता, भारत के अतीत से उदाहरण देते हुए जयशंकर ने कहा कि आज दुनिया बहुध्रुवीय है। कुरुक्षेत्र के वक्त भारत भी बहुध्रुवीय था, लिहाजा वहां हर वो चीज है जिसकी आज हमें जरूरत है। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उन्हें हालात के मुताबिक जैसे को तैसा जवाब देने के लिए जाना जाता है। यूक्रेन युद्ध में मानवाधिकार मसले पर एस जयशंकर ने अमेरिका को भी दो टूक जवाब दिया था, जिसकी तारीफ चीन तक से आई थी। आइए आपको ये भी बताते हैं उनकी कामयाबी का सफर कैसे आगे बढ़ता गया। 1979 में मॉस्को में भारतीय मिशन का फर्स्ट सेक्रेटरी के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी गई। फिर उसके बाद 1985 में एस जयशंकर वॉशिंगटन डीसी में इंडियन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी बने। 1988 में वो इंडियन पीस फोर्स के पॉलिटिकल एडवाइजर बने। साल 1996 में एस जयशंकर टोक्यो में इंडियन एम्बेसी के चीफ के तौर पर पहुंचे। 2000 में वो चेक रिपब्लिक में भारत के एम्बेसडर बने और साल 2004 में उन्हें दिल्ली के फॉरेन मिनिस्ट्री में सेंट्रल सेक्रेटरी के रूप में चुना गया। 2007 में एस जयशंकर को सिंगापुर में भारत के हाई कमीशन का काम भी सौंपा गया। साल 2009 से वो 4.5 साल तक चाइना में भारत के एम्बेसडर रहे। चीन में उन्हें सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले एम्बेसडर के तौर पर जाना जाता है। साल 2013 में उन्होंने यूएसए में भारत के एम्बेसडर के तौर पर काम किया। 29 जनवरी 2015 को डॉक्टर एस जयशंकर को भारत का विदेश सचिव चुना गया। 3 मई 2019 को मोदी सरकार की कैबिनेट में उन्हें फॉरेन मिनिस्टर का ओहदा मिला। 2019 में पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया गया और उसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर इसी तरीके से दो टूक जवाब देते हुए हर एक दुश्मन देश को सुनाई देते रहे हैं। और आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे। चीनी चालबाजी की बात करेंगे, जिसे पटखनी देने के लिए भारत लगातार तैयारियों में जुटा है। बॉर्डर पर चौतरफा तैयारियां की जा रही हैं। सीमा पर एनआईए यानी कि प्रमुख खुफिया एजेंसी को एक्टिव करने की तैयारी है। वहीं सीमा पर सड़क का जाल बिछाया जा रहा है ताकि हमारे जाबाज जल्द से जल्द बॉर्डर पर पहुंच जाएं और चीनी चाल की हवा निकालने में जरा भी देरी ना करें। चालबाज चीन पर भारत की चौकस नजर। भारत तैयार, ड्रैगन को मिलेगा मुंह तोड़ जवाब। ड्रैगन की नापाक डगर, एनआईए की पैनी नजर। सिंधु किनारे सामरिक एक्शन। चालबाज चीन एलएसी पर कब नापाक चाल चल दे, इसके लिए चौकन्ना रहना बेहद जरूरी है। हिंदू चीनी भाई भाई का राग अलापने वाली चीन का पीठ में छुरा खोपने का पुराना इतिहास है। यही वजह है कि भारत चीन पर अब जरा भी भरोसा नहीं कर रहा। एलएसी के पास भारत सामरिक चीज को मजबूत कर रहा है, सड़कें बना रहा है, साथ ही एनआईए यानी कि प्रमुख खुफिया एजेंसी को एक्टिव कर रहा है। बॉर्डर पर प्रमुख खुफिया एजेंसी एनआईए पर फोकस। एलएसी के पास तालमेल के लिए एनआईए के साथ समन्वय। आईटीबीपी के एनआईए के लिए व्यापक भूमिका देने की तैयारी। अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स के साथ एनआईए का समन्वय। भारतीय सेना न केवल एनआईए की तैयारी कर रही है, बल्कि एलएसी तक अपनी राह को आसान बनाने के लिए भारत ने रणनीतिक सड़क का निर्माण भी शुरू कर दिया है। 135 किलोमीटर लंबी सड़क के बन जाने के बाद भारतीय फौज आसानी और कम वक्त में एलएसी के पास पहुंच जाएगी। नई सड़क सिंधु नदी के साथ साथ चलेगी। ये लेह में भारत चीन सीमा से काफी करीब बनाई जा रही है। सड़क बन जाने से पूर्वी लद्दाख के चुशूल और डेमचेक के बीच की दूरी कम हो जाएगी। सैनिकों की आवाजाही और हथियारों की पहुंच के लिए आसानी हो जाएगी। आईटीबीपी के हेना पोस्ट और
फुक्चे में लैंडिंग ग्राउंड स्थित तिब्बती शरणार्थी कैंप पहुंचने में आसानी होगी। इस हाईवे पर 3 महत्वपूर्ण पुलों का भी निर्माण किया जाएगा। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने 2018 में ही इस सड़क मार्ग को लेकर विस्तार परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली थी। 23 जनवरी को बीआरओ ने चुशुल दुंगती फुक्चे देमचोक राजमार्ग, जिसे कि CDFD सड़क के नाम से भी जाना जाता है, उसके निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। असल में चुशुल वही इलाका है जहां साल 1962 में रेजांगला की लड़ाई लड़ी गई थी। वही देमचोक की बात करें तो ये भी भारत और चीन की झड़प का गवाह रहा है। प्लानिंग ये भी है कि इस नई वाली सड़क की मदद से भारतीय सेना के उपकरणों और सैनिकों को जल्द से जल्द बॉर्डर पर पहुंचाया जाए। इसके अलावा इस एरिया को एक सर्किट में बदलकर यहां पर्यटन को विकसित करने की मदद भी मिलेगी। और इस वक्त की एक बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश को लेकर, जहां पर लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है और लैंडस्लाइड होने की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। पॉइंटर साहिब के पास में ये लैंडस्लाइड हुआ है। पॉइंटर साहिब शिलाई NH 707 इसकी वजह से बंद हो चुका है। लैंडस्लाइड से हाईवे जाम हुआ और उत्तरी गांव के पास ये भारी भूस्खलन, जिसकी कुछ तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। NH 707 इससे अफेक्टेड है, जिसके बाद ये बंद हो चुका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भारत 24 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद ये हाईवे जाम हो चुका है और उत्तरी गांव के पास ये भारी भूस्खलन, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं, और पॉइंटर साहिब शिलाई NH 707 इसकी वजह से बंद हुआ है। ये भूस्खलन होते हुए कैसे मार्ग बाधित हुआ, इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के विरोध की लहर ब्रिटेन के कई शहरों में जा पहुंची है। बीबीसी मुख्यालय से लेकर अमेरिका के कैलिफोर्निया तक में लोगों ने बीबीसी को ब्रिटिश बायस कॉर्पोरेशन तक करार दे दिया है। वहीं कानून मंत्री किरण रिजिजू ने उस लॉबी पर निशाना साधा जो डॉक्यूमेंट्री के मसले को सुप्रीम कोर्ट लेकर पहुंच गई। ये रिपोर्ट आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री का ब्रिटेन में ही भारी विरोध शुरू हो गया है। लंदन समेत ग्लासगो, न्यूकासल, मैनचेस्टर और बर्मिंघम में लोगों के हुजूम ने बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों ने लंदन में मौजूद बीबीसी मुख्यालय के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर बीबीसी के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बैकआउट बीबीसी, ब्रिटिश बायस्ड कॉर्पोरेशन, बीबीसी शर्म करो जैसे नारे लगाए। ब्रिटेन के साथ अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी बीबीसी के खिलाफ तेज विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं डॉक्यूमेंट्री पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ कई लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिकाओं की लॉबी पर निशाना साधा है। कानून मंत्री के मुताबिक याचिका लगाने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय के लिए इंतजार कर रहे हैं और डेट्स मांग रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को भारत दुष्प्रचार करार दे चुका है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्री एक गलत नैरेटिव को आगे बढ़ाने के लिए प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बचाव कर चुके हैं। और आइए आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की एक और बड़ी खबर। गुजरात से रेप के मामले में आसाराम को दोषी करार दे दिया गया है। गांधीनगर सेशंस कोर्ट ने आसाराम को दोषी करार दिया। रेप केस में आसाराम समेत 7 लोग दोषी करार दिए गए। 2001 में सूरत की लड़की से रेप का दोषी आसाराम को पाया गया। ये मामला 2013 में प्रकाश में आया था। आसाराम की कोर्ट में वर्चुअली पेशी की गई है। फिलहाल जोधपुर जेल में आसाराम बंद है। एक और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं आसाराम जोधपुर जेल में बंद। और 2001 के इस मामले में कोर्ट की तरफ से जहां वर्चुअली पेशी हुई, आसाराम की दोषी करार दे दिया गया। विक्टिम जो थी उनके साथ जो दुष्कर्म हुआ, जो दुष्कृत्य हुआ,
और उनके साथ जिस तरह से अननेचुरल ऑफेंस हुआ, वो उन्होंने जो भी एफआईआर दिया था उसके आधार के ऊपर गवाही ली गई और गवाही में उसने बहुत अच्छी तरह से अपनी जुबानी दी और वो कोर्ट ने मान्य रखी है और उसके आधार के ऊपर ही उनको दोषित करार दिया गया। मेहनत हम वही करेंगे कि जज साहब को हम कन्विंस कर सके आर्गुमेंट्स में कि कम से कम सजा करे। आज ये केस में करीबन 9 साल से ऊपर आसाराम बापू को हो चुके हैं जेल में ये केस में, तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि कम से कम सजा की जाए उनकी एज देखते हुए और उनकी हेल्थ देखते हुए। और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता शिव प्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रकाश, इस पूरे मामले का सबसे पहले एक ब्रीफ दीजिए। 2001 का यह मामला 2013 में प्रकाश में आया। जोधपुर जेल में पहले से ही ऐसे ही एक मामले में उम्र कैद की सजा आसाराम काट रहे और इस मामले में भी अब वो दोषी करार दे दिए गए। जी, निश्चित रूप से आज आसाराम की उम्मीदों को एक और बड़ा झटका लगा है। अगर सूरत के केस की बात की जाए तो 2 बहनों ने आसाराम और उसके बेटे के खिलाफ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था और 2013 में यह मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद लगातार यह सुनवाई का दौर है वो चल रहा था और आज गांधीनगर की जो सेशन कोर्ट है उसने आसाराम को इस मामले में दोषी माना है और कल आसाराम को इस मामले में सजा सुनाई जाएगी। पूर्व में भी जोधपुर की सेंट्रल जेल में जो अभी हम खड़े हैं, यहाँ आसाराम पिछले लगभग 9 सालों से बंद है। सितंबर 2013 में आसाराम को यहाँ गिरफ्तार करके लाया गया था और उसके बाद कई बार आसाराम ने जमानत पाने का प्रयास किया। सेशन कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगातार कई बार जमानत याचिकाएं लगाई गई, मेडिकल ग्राउंड के आधार पर जो है जमानत याचिकाएं लगाई गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और अब आसाराम की मुश्किलें और बढ़ी है जब उन्हें गुजरात के गांधीधाम के सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी माना है। जी बिल्कुल, इस वक्त आप जोधपुर जेल के बाहर ही हैं जहां पर आसाराम इस वक्त बंद हैं और उम्र कैद की सजा काट रहे हैं, लेकिन इसी बीच में उम्मीद इसकी कम ही नजर आ रही थी क्योंकि ऐसे कई मामले जिसमें आसाराम दोषी पाए गए हैं, एक में वो पहले से ही सजा काट रहे हैं और बीचे आपने जिक्र किया कि उन्होंने जमानत की याचिका भी डाली थी। उम्मीद इस बात की कम ही थी कि किसी भी तरीके से राहत मिल पाएगी आसाराम को। अब कल सजा का ऐलान होना है और जाहिर बात है ये एक मैक्सिमम सेंटेंस जिसकी उम्मीद की जा रही है आसाराम को कल कोर्ट की तरफ से सुनाया जाएगा। जी, निश्चित रूप से पिछले 1 सप्ताह पहले भी आसाराम को यहाँ जोधपुर के एक और मामले में जो है कोर्ट ने दोषी माना था और उसके बाद ट्रायल चार्ज बहस जो है शुरू की गई है, जिसमें आसाराम की ओर से गलत एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए पेश किया गया था। उसके बाद आज जिस तरह से उन्हें दुष्कर्म के मामले में दोषी माना गया है, तो कहीं न कहीं अब ऐसी उम्मीद जो है लगभग जमानत की है वो खत्म सी होती नजर आ रही है, क्योंकि उन्हें अंतिम सांस तक उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो यदि कल कोर्ट उन्हें चाहे जो भी सजा दे तो वह ज्यादा मायने नहीं रखेगी। हालांकि उस सजा से यह इम्पैक्ट जरूर होगा कि उनकी जमानत की जो उम्मीदें हैं वो कहीं न कहीं खत्म सी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिव प्रकाश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर आप नजर बनाए रखिए।